हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्य है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये याद रखिएगा, ये स्टेप है, एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एनेबल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। आपसे पूछ लिया जाता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टेप्स में लिखिए, तो आपको लिखना है एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हो, उनको मेजर करते हो, उनको रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो जर्नल में, समराइज करते हो लेजर में, फिर एनालाइज करके इंटरप्रेट करके आप इन्फॉर्मेशन जो है वो आप बिजनेस में बताते हो ताकि बिजनेस डिसीजन लिया जाए। अब बात करते हैं इससे की ऑब्जेक्टिव की। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन्स ऑर्डरली डबल एंट्री फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू प्रिवेंट एरर्स, फ्रॉड एंड मेमोरी लॉस। सिंपल सी बात करते हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, यानी रिकॉर्ड किया जाता है आपके ट्रांजेक्शन्स को, ताकि भाई कोई डबल डबल से रिकॉर्ड ना हो, एरर ना हो, फ्रॉड ना हो, और आपकी मेमोरी लॉस भी ना हो, भूल भी ना पाए। डिटरमाइनिंग ऑपरेशन रिजल्ट्स, यहाँ पर आपके नेट प्रॉफिट और लॉस, एक हर अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये कैलकुलेट किया जाता है बाय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, इट डिस्प्ले द ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ, ये आपको स्पेसिफिक डेट में बताता है कि आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। कैसे बताता है? बैलेंस शीट के थ्रू। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स रिलायबल फाइनेंशियल डेटा टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकर, जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उनको ये पूरा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज और लिमिटेशंस की। तो एडवांटेज पढ़ लेते हैं। रिप्लेसेस ह्यूमन मेमोरी विद परमानेंट लीगल रिकॉर्ड, देखो आपको अपने दिमाग में याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको अपने मैंने वहां रख दिए वो फ्रिज वाले ड्रॉर में। इसमें क्या होता है, ह्यूमन मेमोरी को आपको रिप्लेस कर दिया गया है, यानी अब आपको हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपने रिकॉर्ड कर लिया है, बस बहुत वही है, ठीक है, इससे फायदा है। सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग वेरिएबल एविडेंस इन कोर्ट लीगल डिस्प्यूट्स, अगर आपने रिकॉर्ड कर रखा है तो ये आपको कहीं भी अगर कल को लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप दिखा सकते हो ना कोर्ट के अंदर। अब आपने दिमाग में रख लिया, उसको कैसे दिखाओगे? फैसिलिटेट टैक्स असेसमेंट, देखो टैक्स असेसमेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, लॉस अकाउंट, है ना। असिस्टेंट बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जिंग, सिक्योरिंग बैंक लोन, देखो बैंक लोन लेना है, मर्ज करना है, तो उसमें आपको ये सारी चीजें अगर आपके पास रहेंगी तो बहुत आसानी से ये चीजें हो जाएंगी। लिमिटेशन की बात करें तो इट इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, यानी ये एम्प्लॉयज की ईमानदारी, वफादारी, ये सब चीजें नहीं देखता। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये है ना पुराने डेटा को रिकॉर्ड करता है, आज की क्या मार्केट वैल्यू वो वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करता, बल्कि जो पुराने पहले क्या वैल्यू थी वो रिकॉर्ड करते हैं। इन्वॉल्व सब्जेक्टिव एस्टिमेट, ये अनुमान पे ज्यादा काम करते हैं। प्रोन टू पोटेंशियल विंडो ड्रेसिंग, देखो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जो जो ट्रांजेक्शन कर रहा होता है, जैसे अकाउंटेंट है वो सब कुछ लिख रहा है, तो वो मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से, प्रॉफिट ज्यादा कम भी दिखा सकता है, जैसे सीए लोग करते हैं ना, बस वही चीज है, कुछ भी हेर फेर कर देते हैं आपके टेक्स्ट में रिफंड दिलवाने के लिए, बस वही चीज है इसमें भी। अब बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे तीन तरीके की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शोज ऑपरेटिंग रिजल्ट, नेट प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द पीएनएल अकाउंट। यहाँ पर आपको लॉस या प्रॉफिट बताया जाता है। आपकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें चेक करनी है, तो आप कैसे दिखाओगे? तो आप कहोगे कि मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखाया जाता है। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पे आपके कितने पास एसेट्स हैं, आपके पास इक्विटी कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, ये दिखाई जाती है। और कैसे दिखाई जाती है? बैलेंस शीट बना के। फिर आता है कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, ये आपको ये बताता है कि आपका कितना कैश आया और कितना कैश गया। इसको ये तीन चीज में डिवाइड करता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में, जो आगे पढ़ेंगे। एक बार दिखा देना। फिर बात करते हैं यूजर्स एंड देयर रिक्वायरमेंट। किस तरीके के यूजर्स होते हैं? सबसे पहले इंटरनल। इंटरनल यानी आपकी कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट, ये देखते हैं कि आपकी कैपिटल सेफ्टी, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। एक्सटर्नल कौन से होते हैं? एक्सटर्नल तीन तरीके के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स, यानी जिससे आप उधार लेते हो, सामान लेते हो, तो वो ये चेक करते हैं कि भाई आपकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, आप मतलब उधार कितने तक ले सकते हो, आप चुका सकते हो कि नहीं, लोन चुका सकते हो, आपकी बिजनेस की ग्रोथ कैसी चल रही है। और दूसरे होते हैं टैक्स अथॉरिटी, आईटी, ये आपके सेल्स रेवेन्यू, आपके खर्चे, आपके टैक्स कैलकुलेशन को वेरीफाई करते हैं। फिर होते हैं एम्प्लॉयज और यूनियन, ये जो है ये आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी देखते हैं, ये आपके
बोनस क्लेम करते हैं, आप आपसे जॉब सिक्योरिटी मांगते हैं कि भैया ये कंपनी हमें जॉब सिक्योरिटी दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। हम्म, बोनस हमें देगी या नहीं देगी, कैसी कंपनी है ये। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसमें सबसे पहले एसेट्स आता है। एसेट्स का मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस एक्सपेक्टेड टू यील्ड फ्यूचर बेनिफिट्स, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास, जो बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि उनको फ्यूचर में इससे फायदा मिले, जैसे कैश, मशीनरी, स्टॉक। अब मशीन आप एक बार खरीदते हो लेकिन ये सालों साल चल के आपको फायदा देती है, आपका सामान बनाती है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब आपके पास कितना कर्जा रखा हुआ है, कितना डेट है, एक्सटर्नल पार्टी बैंक लोन कितना है, कितना आपको पे करना है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कितना ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। रेवेन्यू, रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब होता है जो आपका कैश आया है रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, जैसे सेल्स हो गई, है ना, सेल्स मिल गई आपको, आपने अपना फैक्ट्री किराए पे दे रखी थी, उससे आपको किराया मिल गया, है ना, ये है आपकी रेवेन्यू। छोटा छोटा खर्चा जो डे टू डे की जो चीजें आपको मिलती हैं। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी आपका खर्चा जनरेट हुआ है, जैसे सैलरी दी, इतनी सैलरी दे दी आपने, बिजली का बिल, किराया, अगर आप किराए पे रह रहे हो, आपका रेंट फैक्ट्री है तो कितना खर्चा हुआ है। डेटर वो होते हैं जो आपसे उधारी पे सामान लेके जाते हैं, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आप उधार लेते हो, जो कहते हैं सप्लायर। सप्लायर से आप सामान उधार लेते हो ना, कच्चा माल उधार पे लेते हो। और डेटर्स कौन से होते हैं, कस्टमर्स जो आपसे उधार लेते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज। ओनर्स कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। देखो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अगर ओनर अपना पर्सनल कार खरीदता है अपने बच्चे के लिए, तो क्या वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, आप मुझे बताओ। अगर ओनर अपने घर खरीदता है कोई, तो क्या वो बिजनेस के खर्चे में ऐड होगा, नहीं मैम, वो ओनर के पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो बिजनेस और ओनर अलग अलग लीगल एंटिटीज हैं। Going concern concept. Assume that the business will operate continuously for an indefinite period into the future. देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि बिजनेस लंबे टाइम के लिए चल रही है। अच्छा, कोई ऐसा है जो आज बिजनेस खोलता है सोचता है एक महीने बाद तो बंद कर देंगे, नहीं ना। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी आप ये अज्यूम करके चलते हो कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इट रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजेक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। ये सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जिसकी कैश में वैल्यू होती है, यानी पैसे में वैल्यू होती है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स डिवाइड्स द कंटिन्यूअस लाइफ ऑफ अ बिजनेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यानी यहाँ पर पूरी जितनी भी बिजनेस की लाइफ होती है उसको कुछ टाइम में डिवाइड किया जाता है, जैसे 6 महीने या 1 साल। जैसे 6 महीने में पूरा देखते हैं कितना सेल हुआ, कितना हुआ, कोई कोई लोग 1 साल में देखते हैं। तो यानी बिजनेस को इक्वल टाइम इंटरवल में बांटा जाता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार में तो पूरा नहीं देख सकते ना बिजनेस। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट्स टू अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट। यानी हर ट्रांजेक्शन में एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड मस्ट मैच रेवेन्यू अर्न इन द सेम पीरियड। जिस टाइम पे आपने कमाई करी, जिस टाइम पे आपने कमाई करी, तो वो जो कमाई करते टाइम तो खर्चा तो लगा होगा ना। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि मैंने एक ड्रेस बनाई, मैंने क्या बनाई, ड्रेस बनाई, और वो मैंने ड्रेस बेची, तो ड्रेस से मुझे पैसा आया। तो जो ड्रेस बनाने में भी तो जो मेरा खर्चा लगा नहीं होगा, धागा लगा होगा और मेरे फैब्रिक लगा होगा, मेरी मेहनत लगी होगी। तो वो दोनों सेम टाइम पर ही आपको मैच कराने हैं। जिस टाइम पे आपने रेवेन्यू है उसी टाइम पे आपका एक्सपेंस होना चाहिए, कि भाई इसके आगे वही लिखो। रेवेन्यू अगर आपने लिखा कि मेरी 1000 की ड्रेस बिक गई, तो आपने लिखा मेरे पास 1000 की ड्रेस बिक गई, उसके सामने आपको लिखना है कि इसमें 500 का खर्चा भी हुआ था, बराबर में लिखिए। फिर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक एट देयर ओरिजिनल एक्विजिशन प्राइस, नॉट मार्केट वैल्यू। यही इसकी दिक्कत है कि ये जो जब आपने जिस टाइम पे जो मशीन खरीदी थी, सपोज करिए आपने मशीन उस टाइम पे खरीदी 10 लाख की, तो आप 10 लाख ही रिकॉर्ड करोगे, आज उसकी क्या वैल्यू है उस पर नहीं जाना है। जिस टाइम जो खरीदी थी जो वैल्यू है वही वैल्यू लिखी जाती है। फिर आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन लीगली अर्न एंड रियलाइज्ड। यानी यहाँ पर जैसे ही आपने डिलीवरी कर दी सामान की, आपने ओनरशिप डिलीवर कर दिया, तो वैसे ही रिकॉर्ड कर दीजिए, चाहे कैश मिले या ना मिले। ये बोलता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फिर आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसके अंदर सबसे पहले प्रूडेंस और कंजर्वेटिव। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि आगे चल के कुछ भी लॉसेस होंगे तो वो आप अभी के अभी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन प्रॉफिट को मत रिकॉर्ड करना। प्रॉफिट को तो तभी रिकॉर्ड करना जब सच में प्रॉफिट आ जाए, जब सच में प्रॉफिट आ जाए। कहते हैं ना कि
नुकसान पहले भाप लो, प्रॉफिट को तो छोड़ दो, मिलेगा नहीं मिलेगा वो जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करो। लेकिन जो नुकसान होने का आपको चांसेस लग रहे हैं उसको आप पहले से ही लिख लो कि इसको होने के चांसेस ज्यादा हैं। लॉसेस रिकॉर्ड करने होते हैं, प्रॉफिट नहीं, ठीक है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज, जस्ट अ सेकेंड, इसमें इतना ही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एक और था शायद, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक 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 और मिसिंग है इसमें, पर चार्ट में तो यही दिया हुआ है। इसे याद रखना, कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्वेंशन अलग है, मिक्स मत करना इनको। यही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कंजर्वेटिज्म क्या था? यानी फ्यूचर के जो लॉसेस होने वाले हैं वो आप पहले से ही लिख लो। जैसे अगर मैंने सोचा मेरे पास एक शर्ट मिल रहा है, मैंने कहा ना मैंने ड्रेस बनाई थी 1000 रुपए की, तो मुझे लगा कि मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, ये 1000 की ड्रेस 1500 में बिक जाएगी। लेकिन मैं नहीं लिखूंगी कि 1500 में बिकेगी, 500 का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, प्रॉफिट नहीं लिखना है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं 1000 की तो बन गई है पर कोई खरीदेगा नहीं है, मुश्किल से 800 में बिकेगी, तो मैं लिख दूंगी कि 800 में बिकेगी, 200 का लॉस हो सकता है, मुझे लॉस लिख देना है, ठीक है। हाँ, फिर हम कहते कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज मस्ट रिमेन अनचेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर फॉर कंपैरिजन। देखो आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस साल फॉलो किए हैं वही अगली साल करो। अगर इस साल आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज कर रहे हो तो अगली साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना, उससे अगले भी वही मेथड यूज करना, चेंज नहीं कर सकते आप। फिर आता है मटेरियलिटी, ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स इंपैक्टिंग डिसीजन नीड डिटेल्ड रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि खाली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिसीजन के लिए सिर्फ आप वही आइटम्स को दिखा दीजिए। लेकिन फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट कंप्लीटली एंड ऑनेस्टली रिवील ऑल द मटेरियल फैक्ट। यानी यहाँ पे जो आपका फ्यूचर में भी जो नुकसान होने वाला हो ना, आप सोचते हो कि इमरजेंसी में जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज होती है ना, जो आगे चल के पता नहीं चलती होंगी या नहीं होंगी, वो भी आपको दिखानी है फुट नोट में। फुल डिस्क्लोजर मतलब पूरा दिखाओ, और मटेरियलिटी बोलती है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज दिखाओ। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो लंबे टाइम के लिए खर्चा किया जाए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है जो डे टू डे का खर्चा होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये कभी कभी नहीं, कभी कभी होता है, जैसे 2 साल में 3 साल में आपने अपनी मशीन बेच दी, अपने एसेट्स बेच दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज का खर्चा, हर महीने का सैलरी, वेजेस, बिजली का खर्चा। बेनिफिट पीरियड लॉन्ग टर्म, यानी आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपको लंबे टाइम तक फायदा देता है। मशीन आप एक बार खरीदते हो तो 10 साल तक चलती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है खर्चा, वो शॉर्ट टर्म टर्म के लिए होता है। पर्पस क्या होता है? टू एक्वायर फिक्स एसेट्स और बूस्ट ओवरऑल अर्निंग कैपेसिटी। भाई अपना एसेट्स फिक्स एसेट लेने के लिए और अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और ये किस लिए होता है? मेंटेनिंग द डेली ऑपरेशंस, डेली के लिए। डिस्क्लोजर, अब द कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसिट दोनों ही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिट्स दोनों ही ट्रेडिंग एंड पीयर एंड अकाउंट में दिखाई जाती है। तो आपको दोनों कंफ्यूज मत होना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जो आप कभी कभी करते हो, और कैपिटल रिसिट का मतलब जो आपको कभी कभी मिलता है ना, मतलब लंबे टाइम के लिए मिलता है, 1 साल से ज्यादा। जैसे मशीन खरीदी तो मशीन का जो है वो आपको 10 साल 15 साल के लिए फायदा देगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डे को डे का खर्चा। और रिसिट कैसे होता है? जैसे ब्याज का पैसा मिल रहा है, रेंट का पैसा मिल रहा है, ये होता है रिसिट। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया ना, मशीन खरीदी आपने या लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, अगर लॉन्ग टर्म लोन ले लिया तो वो कैपिटल का खर्चा ही तो है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैसे, जैसे आपने मंथली रेंट आप पे कर रहे हो, ये तो खर्चा हो गया। और रिसिट कैसा होता है, जैसे आपको कैश सेल्स मिली, सेल्स करिए आपने, उसका कैश मिला आपको, तो दोनों ही आ गए इसमें, ठीक है, रिसिट्स और एक्सपेंडिचर। फिर आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। देखो कैश बेसिस वो बेसिस होता है, ट्रांजेक्शन जब ही रिकॉर्ड किया जाएगा जब हाथ में नोट आ जाएंगे, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग, बकाया, प्रीपेड, ये सब नहीं लिखा जाता। लेकिन दूसरी तरफ होता है अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस बोलता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड और इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल कैश फ्लो। लेकिन एक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि जिस टाइम आपको लगा कि आपकी कमाई हो गई और जिस टाइम आपको लगा आपका खर्चा हो गया, चाहे आपको कैश आपने दिया हो, चाहे आपको कैश मिला हो या ना मिला हो, आप उसी टाइम उसको लिख लो, वो बोलता है एक्रूअल। इसका उल्टा, कैश का उल्टा। फिर आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपके रूल्स, प्रिंसिपल, गाइडलाइंस होते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है। आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है सोर्स, डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। देखो इनवॉइस, बिल क्यों बनाया जाता है? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रेडिट सेल्स और परचेसेस। जब आप उधार पे कोई चीज सेल की जाती हो, उधार पे आप खरीदते हो या बेचते हो, मान लीजिए किसी ने आपसे उधार ले लिया कोई सामान, या आपने किसी से उधार ले लिया रॉ मटेरियल, तो ये इनवॉइस बिल बनाया जाता है। फिर आता है कैश मीमो, डॉक्यूमेंट इशूड फॉर इमीडिएट कैश परचेसेस। जो कैश में लेन देन हुआ है, चाहे सेल हुआ हो चाहे परचेस हुआ, उसके लिए कैश मीमो बनाया जाता है। फिर आता है डेबिट नोट, सेंड टू अ सप्लायर व्हेन रिटर्निंग गुड्स। यानी जब आप, सप्लायर ने आपको कच्चा माल दिया, बहुत खराब दे दिया और आपको रिटर्न करना है, तो डेबिट नोट बनाया जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है? जब कस्टमर आपका सामान वापस कर जाए तो क्रेडिट नोट के बनाया जाता है। अकाउंटिंग वाउचर्स, ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑथराइज टू रिकॉर्ड एंट्रीज इन, इसके अंदर ही जनरल लेजर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये एक तरीके का एविडेंस प्रूफ। अब आता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड जनरल। देखो इसके तीन रूल्स याद रखेंगे आप। पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने दिया वो डेबिट और जिसने लिया वो क्रेडिट। दूसरा होता है रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आया है उसको डेबिट लिख दीजिए, सपोज करिए आपके में कोई एसेट्स आ गई है तो डेबिट कर दो, और कुछ गया है क्रेडिट, उसको गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट होता है सारे खर्चे डेबिट जाएंगे और सारे इनकम गेन्स क्रेडिट में जाएंगे, ये लर्न कर लीजिएगा। फिर आता है सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर। सब्सिडरी बुक, स्पेशल जर्नल फॉर स्पेसिफिक हाई वॉल्यूम एंट्रीज, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक्स। देखो सब्सिडरीज बुक्स क्या होती हैं, आप लोगों के कितना ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों, कि किसमें कौन सा कैश आया, किसमें परचेज है, किसमें सेल्स करा गया है, किसमें रिटर्न वाले हैं, सबकी अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, वो है सब्सिडरी बुक्स। फिर होता है लेजर, द प्रिंसिपल बुक वे ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन इंडिविजुअल क्लासिफाइड अकाउंट्स। देखो इसमें जर्नल मिसिंग है, मैं बता देती हूँ। अब आप क्या करते हैं, बहुत सारी आपकी एक दुकान है ग्रोसरी की, और जैसे डेली डेली आपका सामान बिक रहा है, आज आपने लिख दिया ऐसे ही, बस आपने एक पेज लिया, उस पर लिख दिया कि अच्छा रोहन 20 रुपए का बिस्किट लेके गया, सौम्या 10 रुपए की चॉकलेट लेके गई, अच्छा इतना इतना आपने लिख दिया, सब कुछ एक में ही लिख दिया, वो है जर्नल। फिर क्या करते हो आप, फिर रात में आप बैठते हो, फिर सबका अलग अलग अकाउंट बनाते हो, कोई सौम्या का अलग, रोहन का अलग, उसको बोलते हैं लेजर, जहाँ पे आप इंडिविजुअली अलग अलग अकाउंट्स बनाते हो। फिर आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में इन्हीं का ही बैलेंस, लेजर का जो बैलेंस होता है उसको डेबिट और क्रेडिट बनाकर वेरीफाई करते हो कि सही है या नहीं है, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट बराबर तो है कि नहीं है। अब आया डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है इज अ ग्रेजुअल रिडक्शन इन एसेट्स बुक्स वैल्यू ड्यू टू वियर टियर टाइम और ऑब्सोलेसेंस। यहाँ पे बोला गया कि आपकी एसेट्स की वैल्यू, चाहे तो वो वियर फट जाए या कम हो जाए या घिसने की वजह से, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आपकी कार की वैल्यू, हमने देखा होगा आपकी कार की वैल्यू, अगर मैं बात करूं आज आप खरीदते हो तो 10 दिन बाद उसकी कम वैल्यू जाती है। ऐसे मशीन की घिस जाते हैं ना, ये घिसने का मतलब इनकी वैल्यू कम हो जाती है बहुत ज्यादा, वैसे नहीं घिसते। घिसने का मतलब जैसे इनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आज आप आईफोन खरीदते हो, 10 दिन बाद किसी को आईफोन भेजो, वो पूरे में नहीं लेगा, ठीक है। तो इसके दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल फिक्स चार्ज करते हो। जैसे 1 लाख की मशीन है तो हर साल 10%, 10%। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, रिटर्न डाउन में आप कैलकुलेट करते हो, कैसे करते हो, जैसे अगर अभी मैंने आपको बोला 1 लाख पे 10%, तो 1 लाख पे आपने 10% लगा दिया, ठीक है, 1 लाख पे आपने 10% लगा दिया, तो कितना हो गया भाई, चार पाँच, चार जीरो बचे ना, 10,000।
तो अब आपके 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू हो गई? 90,000। अब 90,000 में 10% लगाओगे, फिर 90,000 में 10% 9,000 कम कर दोगे, फिर जितना बचेगा 81,000 उस पे लगाओगे। यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो कट कट की जो वैल्यू निकलेगी उस पे लगता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे हर साल 10% सेम वैल्यू पे लगता है। फिर आता है प्रोविजन वर्सेस रिजर्व। देखो प्रोविजन वो प्रोविजन होता है जहां पर अमाउंट इज सेट असाइड टू कवर अ नोन लायबिलिटी। आपको पता है कि आगे चल के कुछ कर्ज कुछ नुकसान हो सकता है या कुछ भी लॉस हो सकता है, तो वो अमाउंट आप पहले से ही रख लेते हो या ना हो वो नहीं है, आप पहले से रख लेते हो। लेकिन रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है आपका प्रॉफिट आपको रखना। जो आपने कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसको आपने छुपा के रख दिया, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। प्रोविजन का नेचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जब होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको मैंडेटरी ये रखना ही पड़ेगा। ये तो अमाउंट आपको निकाल के रखना ही पड़ेगा। लेकिन रिजर्व आप तभी रखते हो जब सिर्फ प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट नहीं आया तो रिजर्व नहीं रखोगे फिर। जैसे एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आपको लगता है कोई डेट है वो वापस नहीं करेगा, टैक्स का प्रोविजन है तो आप रखते हो। और रिजर्व कब रखते हो? जब जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिंकिंग फंड्स, यानी आपको पता है प्रॉफिट होगा तभी आप रख सकते हो इसको। ये आपको याद रखना है। देखो AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो मैंने आपको दिखा दिया है, आप जाके एस्टेट पीजीटी कॉमर्स की प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पर मैंने इसका शॉर्टकट तरीका बताया याद करने का, तो आप वहां जाकर इसको याद करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपकी इन्वेंट्रीज है, अकाउंटिंग नंबर 3 से कैश फ्लो है। ऐसे याद नहीं होगा, मैंने ट्रिक दे रखी है, जाके सर्च करना। अब आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। Bill of exchange is a written and conditional order signed by a drawer directing the drawee to pay a specific sum of money to particular person or bearer at a fixed future date. Bill of exchange एक लिखित में एक टोकन होता है जहां पर जो बेचने वाला होता है वो साइन करता है और वो अमाउंट लिखता है और फिक्स डेट लिखता है और बायर को ऑर्डर देता है कि इस टाइम पे इतना पैसा आप मुझे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कौन साइन करता है? सेलर, बेचने वाला। इसके अंदर 3 पार्टीज होती है। ड्रॉर, ड्रॉर का मतलब जो जो बेच रहा है वो ही लिखेगा, वही साइन करके देगा, और बायर को कहेगा, कस्टमर को कहेगा, बायर को ऑर्डर करेगा कि इस टाइम पे मेरे पैसे दे देना। ड्रॉई कौन होता है? वो बायर, जो एक्सेप्ट करता है, हामी भरता है कि हाँ मैं इतना अमाउंट आपको दे दूंगा। पे कौन होता है? पे वो होता है जिसको पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो सेलर ही होगा, या तो ड्रॉर या तो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी तो हो सकती है, मान लो वो बिल ऑफ मैंने किसी और को दे दिया तो फिर वो उसको मिलेगा पैसा, यानी थर्ड जिसको पैसा मिलता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बिल। दो तरीके के बिल्स होते हैं, एक ट्रेड बिल होता है। ट्रेड बिल वो बिल होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन पे लिए जाते हैं, जो बिजनेस ट्रेड करते हैं। और अकोमोडेशन बिल वो होता है जो किसी की हेल्प करने के लिए अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है, किसी की हेल्प करने के लिए जो बिल बन रहा है वो अकोमोडेशन है। अब इसके कुछ टाइप है। सबसे पहले रिटेनिंग टिल मेच्योरिटी। द ड्रॉर होल्ड्स द बिल अंटिल द ड्यू डेट एंड डायरेक्टली कलेक्ट कैश। वो जब तक डेट नहीं आती ना मेच्योरिटी की, वो बिल जो है वो सेलर अपने पास ही रखता है और फिर डायरेक्टली कैश कलेक्ट करता है, उसे बोलते हैं रिटेनिंग टिल मेच्योरिटी। फिर आता है डिस्काउंटिंग विद बैंक। द ड्रॉर ट्रांसफर द बिल टू द बैंक बिफोर मेच्योरिटी टू रिसीव इमीडिएट कैश। कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो वो सेलर क्या करेगा, सेलर मतलब ड्रॉर, वो जाकर बैंक में बिल जमा कर देता है और मेच्योरिटी से पहले, डेट से पहले, तो बैंक कुछ कुछ पैसे काट कर पैसे दे देती है। अब मैम पैसा कैसे? अब डायरेक्टली जो कस्टमर था ना वो बैंक को ही पैसा करे देगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ चुका है? बैंक के पास। एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफरिंग द बिल टू द थर्ड पार्टी। देखो कभी कभी कैसा होता है ना, हमारे पास भी किसी का कर्जा होता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हम किसी तीसरे बंदे को दे देते हैं, एंडोर्स कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और कह देते हैं कि भैया तुम टाइम के डेट पर उसको पैसे दे देना। डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब होता है मतलब ड्रॉई फेल्स टू पे ऑन द ड्यू डेट। जब ड्रॉई है, जो कस्टमर है, ड्रॉई बायर है, वो सपोज करिए वो देने से मना कर दे या वो उसने पैसे दिए ही नहीं, तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पर पे किए जाते हैं। नोटरी पब्लिक को जाकर लीगली सर्टिफाइड आपको दिखाना पड़ेगा कि डिसओनर हुआ है। रिन्यू ऑफ बिल। रिक्वेस्टिंग द एडिशनल टाइम टू पे। जैसे अब इसमें इसमें बोला आपके वायर ने कि सर प्लीज 1 महीना और दे दो, मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, तो फिर बिल को रिन्यू कर दिया जाता है और इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है, टाइम बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Errors in accounting occur during recording, posting, totaling, balancing. Rectification involves correcting mistakes through proper journal entries without damaging or altering original book. अच्छा, अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं या कोई भी इंसान है, कोई भी काम करता है, तो डेफिनेटली गलती तो सबसे हो सकती है। ह्यूमन एरर कर सकते हैं ना, बिल्कुल हम लोग तो इंसान है, गलती कर सकते हैं। तो यही एरर बोला गया है कि अकाउंटिंग में
एरर हो सकता है, गलती हो सकती है। अगर आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड करी उसमें गलती हो सकती है, पोस्टिंग में गलती हो सकती है, टोटल करने में गलती हो सकती है, बैलेंसिंग में गलती हो सकती है। लेकिन रेक्टिफिकेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि अपनी गलतियों को सुधारिए, लेकिन विदाउट डैमेजिंग, यानी आप उस पे किसी भी तरीके का क्रॉस कटिंग, काटा पीटी, फ्लूइड लगाना, ये सब कुछ नहीं कर सकते। यानी आपको बिना उसे डैमेज किए हुए, बिना उसे चेंज किए हुए आपको अपनी गलती सुधारनी है। तो गलती कैसे सुधारी जाएगी? गलती आपको प्रॉपर जनरल एंट्री पास करके करनी है, सही, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि अपनी गलती को सुधारिए, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज बनाइए, और लेकिन ओरिजिनल बुक को डैमेज मत करिएगा, किसी भी तरीके का क्रॉस कटिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब यहाँ पे आपके एरर को डिवाइड किया गया है टाइप्स के अंदर। तो मैं आपको बता देती हूँ, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ, फिर भी मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहला आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है बिल्कुल भूल जाना। यानी आपके बिजनेस में या आपकी दुकान पे या कहीं भी कोई भी ट्रांजेक्शन था, कुछ भी सेलिंग हुई, परचेज, आप उसको लिखना ही भूल गए, उसे बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। एक होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब एक अकाउंट में तो लिख दिया लेकिन दूसरे अकाउंट में लिखना भूल भूल गए, उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जब गलती मानी जाती है, जब आपने अमाउंट 500 की जगह 5000 लिख दिया, डेबिट वाला आइटम क्रेडिट की जगह लिख दिया, राम की जगह श्याम की जगह लिख दिया, टोटल गलत लिख दिया। यानी किसी भी तरीके की अगर आप गलती करते हो, चाहे पोस्टिंग में, चाहे आप टोटलिंग में, चाहे बैलेंस में, किसी भी तरीके की अगर आप मिस्टेक करते हो, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स को, नियम्स को तोड़ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आपसे मैंने बोला कि ये कैपिटल का खर्चा था और आपने उसको लिख दिया रेवेन्यू के खर्चे में, तो ये गलत हो गया, जिसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल तोड़ दिया। लास्ट है इसमें कंपनसेटिंग एरर। देखो, कंपनसेटिंग एरर होता है एक गलती दूसरे गलती को काट देती है। जैसे कहते हैं ना, ये लोहा लोहे को काटता है, तो एक गलती दूसरे गलती को काट के ट्रायल बैलेंस को सही दिखा देती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करिए आपके घर में 100 रुपए का बजट था और आपने उसमें से 20 रुपए निकाल लिए, और आपने अपनी अपनी मदर को नहीं बताया कि आपने 20 निकाल लिए। मदर ने उस डायरी पे लिख दिया कि 20 रुपए पता नहीं कहाँ चले गए, कम है। लेकिन आपने क्या किया, उस कंपनसेट करने के लिए वो चीज आपने घर में आके अपने अपने फादर को बता दी। फादर को बता दी तो उन्होंने बजट में सही लिख दिया कि भाई 20 रुपए आप लेके गए थे। तो यानी एक गलती दूसरे गलती को काट के सही कर देती है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। अब आता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हो तो रहा है पर उसके तरीका क्या है? इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला है अपनी गलती सुधारने के लिए बिफोर ट्रायल बैलेंस। यानी अगर अभी आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, तो उससे पहले आप एडजस्ट कर सकते हो। किससे पहले? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप डायरेक्टली जाकर एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सही जनरल एंट्री पास कर दो, ठीक है। अगर सपोज करिए गलती से आपने मशीन खरीदी थी, अपनी एसेट्स खरीदी थी, या कोई भी मशीन खरीदी थी, आपने अपनी कंपनी के लिए मशीन खरीदी थी सपोज करिए, और उस मशीन में आपने क्या किया, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था 1 लाख से, लेकिन आपने उसको परचेस अकाउंट में कर दिया। तो आप कुछ मत करिए, आप दूसरी जनरल एंट्री बना दो, और जो परचेस अकाउंट आपने जितने से डेबिट किया था उसको उतने अमाउंट से ही क्रेडिट कर दो, तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको सिंपल सी बात है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है और कुछ भी नहीं है। दूसरी जनरल एंट्री बना लो। अब आप क्या करोगे, मशीन आपने खरीदी थी अपनी कंपनी के लिए, और आपको उसको डेबिट दिखाना था, लेकिन आपने उसकी जगह क्या दिखा दिया, परचेज अकाउंट दिखा दिया। आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो उसको काटो पीटो मत। मैंने आपको बोला ना, उसको आप काट पीट नहीं सकते। आप एक काम करो, नई एंट्री पास करो और फिर डायरेक्ट लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट जो आपने पहले डेबिट किया था 1 लाख से, उसको ही क्रेडिट कर दो, वो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक होता है आफ्टर द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है मैम, अब क्या करें, लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस तो बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना है, तो आप एक छोटा सा सस्पेंस अकाउंट बना दो, और जो भी आपका जो भी गलती हुई है वो अमाउंट आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। तो यानी अगर आप ट्रायल बैलेंस के बाद आपकी गलती पकड़ में आती है और फाइनल के पहले आती है गलती पकड़ में, तो आपको क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। बस आपको इतना याद रखना है। फिर आता है इन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी आगे चल के अगर आगे वाली साल में या आगे पीरियड में अगर आप कोई गलती हो जाती है आपसे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर एक साइड की गलती है तो सस्पेंस अकाउंट कर लेना, लेकिन अगर आप
वन साइड एरर होता है तो सस्पेंस अकाउंट यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल जहां आप अपने खर्चे अलग रखते हो, एक्सपेंसेस अलग रखते हो, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बस याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस से अगर पहले बनता है तो जनरल एंट्री को सही कर देना, और ट्रायल बैलेंस के बाद करते हो तो सस्पेंस अकाउंट बना देना। और अगर आप अगले साल की कोई गलती है तो उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, बस और कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। A bank reconciliation statement is prepared periodically to explain and reconcile the difference between the cash book balance and the bank passbook balance. देखो बीआरएस में दो चीजें होती हैं, एक होता है कैश बुक, एक होता है पासबुक। कैश बुक वो होती है जो आप लोग मेंटेन करते हो, बिजनेस कंपनी वो लिखते हैं। पासबुक कौन सी होती है? जो बैंक के पास होती है, बैंक उसमें रिकॉर्ड करती है। तो अगर आपकी कैश बुक और आप जो बैंक के पास पासबुक है, अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है, दोनों चीजें मैच नहीं करी, यानी आपकी कैश बुक में टोटल 10,000 आ रहा है, बैंक की कैश बुक में 5,000 आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 5,000 का, इसको देखने के लिए और इसको ठीक करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। समझ में आ गया? कैश बुक और पासबुक के बीच में जो भी डिफरेंस आता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए और उसको सही करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अब कॉमन कॉजेस क्या होते हैं इसके, यानी क्या क्या गलती हो सकती है कि मैम डिफरेंस आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले गलती है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा एक बात बताइए, मैंने चेक इशू कर दिया था किसी को, ABC किसी को चेक दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने तो अपनी कैश बुक में लिख दिया कि भाई 5,000 का चेक था, तो मैंने तो अपनी डायरी में लिख दिया, कैश बुक मेरी डायरी मतलब मेरा कैश बुक, तो मैंने तो उसमें लिख दिया कि चलो मेरे तो 5,000 चले गए क्योंकि मैंने चेक इशू किया है, तो मेरे तो डिक्रीज हो गए। लेकिन आप ये देखो कि जिसको मैंने चेक दिया था, वहां पे क्या हुआ, जो चेक है अभी तक बैंक के पास वो पहुंचा ही नहीं। मतलब बैंक के पासबुक में जो है अभी तक वो चेक जमा ही नहीं हो पाया, कोई भी रीजन है बैंक क्लियर नहीं कर पाया, तो बैंक तो उतना का उतना अमाउंट दिखाएगी ना, बैंक ने तो करा ही नहीं, पैसा दिखाया ही नहीं, तो इससे डिफरेंस आ गया। दूसरा है चेक चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। सपोज करिए कि कैश किसी ने डिपॉजिट तो कर दिया कैश, और उसने मुझे फोन करके बोला कि सौम्या आपके हमने आपको चेक आपके नाम पे जमा कर दिया, ये देखिए फोटो, और आप 5,000 आपके अकाउंट में हमने चेक जमा कर दिया। तो मैंने तो तुरंत अपने कैश बुक पे पढ़ा लिया, अरे मेरे पास 5,000 आ गए। लेकिन अभी पासबुक ने जो है भी क्लियर ही नहीं करा चेक, तो पासबुक ने क्लियर चेक नहीं करा तो फिर दोनों का डिफरेंस आ गया, यानी उन्होंने अभी तो क्लियर किया नहीं, तो उनके पासबुक में तो जीरो ही आएगा ना। डायरेक्ट बैंक चार्जेस डेबिट्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली जो बैंक है वो कोई इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है, सर्विस कुछ फीस काट लेती है ना, तो वो तो काट लेती है, दिखा लेती है, हमें पता ही नहीं चलता, तो हमारे तो उतना को उतना डायरी में लिखा होता है और बैंक काट देती है अकाउंट में से। फिर है डायरेक्ट क्रेडिट बाय बैंक एंड कस्टमर। कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट या क्रेडिट हो जाता है, या कभी जो कस्टमर है वो पैसा डिपॉजिट कर देते हैं बैंक पे, ठीक है, उसकी वजह से है। कैश बुक में एरर आ जाता है, रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया, आपने तो 10,000 लिखा लेकिन बैंक ने 10,000 की जगह 1,000 ही लिख पाए वहां उसकी पासबुक में, या कॉलम में एंट्री गलत हो गई है, टोटल मिस्टेक्स करने में गलत हो गया है। तो यानी याद रखो बस कि दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस हो सकता है। कभी आपने लिख लिया, उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है, बैंक की पासबुक ने उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो ये सारी चीजें दिक्कत होती है कि दोनों चीजें मैच नहीं करती। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है, बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में दिखाती है। तो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें तीन चीजें बनती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइंस द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फ्रॉम कोर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का सिंपल सा एक मतलब होता है, वो सिर्फ आपको या तो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा या तो ग्रॉस लॉस दिखाएगा, यानी आपका सिर्फ खरीदना और बेचना, कितनी खरीदारी हुई और कितना आपने पैसा कमाया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखाता है। समझ में आ रहा है? इसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी सारा कुछ डायरेक्ट है इसके अंदर, ऊपर ऊपर की चीजें हैं, बस बेचने खरीदने से रिलेटेड है, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना माल है, कितना बच गया है, बस इससे अलावा और कुछ खर्चा नहीं आता इसके अंदर।
वही अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो ये आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करता है तो इसमें ये बाकी चीजों का खर्चा भी डिडक्ट करता है। अच्छा एक बात बताइए, बिजली का बिल दे रहे हो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, रेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये सब चीजें कौन घटाएगा? ये तो तुमने तो ऊपर ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट देख लिया खाली कि मेरी तो आज 1 लाख की बिक्री हुई, तुमने तो बस इतना इतना देखा कि मेरा 1 लाख का फायदा हुआ है। अरे उसमें और भी तो खर्चे होंगे, उसको हटा के यानी नेट बताओ। प्रॉपर हर एक खर्चे को घटा के बताइए। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम आई है, कहीं से ब्याज आ गया, वो जोड़िए, उसको जोड़िए, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको घटा दीजिए। तब आपका प्रॉपर नेट प्रॉफिट लॉस आपको पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली मेरे पास इतना पैसा मेरी जेब में आया है। फिर है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, यानी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। इसका फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आता है क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो फाइनल अकाउंट्स में ये सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका माल बच जाता है साल में। जैसे आपने 100 टेडी बियर बनाए, 80 तो आपके बिक गए, 20 आपके बच गए, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? अच्छा, ट्रेडिंग एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये क्रेडिट साइड जाता है। खर्चा थोड़ी ना है, आपका ही माल है ना, बचा हुआ है। भला ही आपका जो माल है वो बच गया है, बट इट इज नॉट अ खर्चा, ये एक्सपेंस नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, बल्कि ये तो कॉस्ट कम ही करता है। इसीलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और बैलेंस शीट में इसको करेंट एसेट्स माना जाता है, क्योंकि ये तो आपकी संपत्ति है ना, स्टॉक तो आपका करेंट एसेट्स ही होता है। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जो बकाई चीज होती है, बकाया जिसे हमें अभी देना है, बकाए वाली चीज होती है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ऐड करते हैं। देखो, मैंने आपसे बोला कि मैंने पूरे साल भर का मैं किसी साल भर में मैं रह रही थी, और किसी जगह मैंने काम किया, एक ऑफिस में साल भर मैंने काम किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझना, साल भर मैंने काम किया वहां पे खूब सारा। ठीक है, एक साल तो उन्होंने मुझे 11 महीने की सैलरी दी, सपोज करिए 20,000, और उन्होंने बोला कि पूरा काम मैंने पूरा 12 महीना किया है, और मैंने पूरे 11,000 की सैलरी, उन्होंने मुझे 11,000 की सैलरी दी, जबकि देनी 12,000 थी सपोज। ठीक है, 12,000 देनी थी, पर उन्होंने मुझे सिर्फ 11 महीने की सैलरी दी, बोला 1 महीने की ना तुम अगली साल ले लेना। तो यानी बकाया है, तो इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये खर्चा है। खर्चा क्यों है? अच्छा एक बात बताइए, मिलनी तो पूरी 12,000 ही थी ना हमें साल की, तो हम पूरा 12 का 12,000 ही आज के टाइम पे लिखेंगे। हमें 11 नहीं लिखेंगे, हमें कितना मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारा पूरा एक साल का तो 12,000 ही माना जाता है ना, इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड किया जाता है। बाकी यहाँ पे बैलेंस शीट में करेंट लाइबिलिटीज है, क्योंकि ये बकाया है, ये उधार है, ये वाली चीज ये अभी देनी बाकी है, अभी आपको 1,000 देना बाकी है, इसीलिए करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपकी अच्छा यहाँ पे देखने के बाद फिर अक्रूड इनकम देखो, क्योंकि मैं माइनस माइनस एक साथ बता देती हूँ, प्लस प्लस एक साथ बता देती हूँ। फिर आता है अक्रूड इनकम। ठीक है ना, अक्रूड वाली इनकम, ये वाली इनकम, ये वाली इनकम वो वाली होती है आपके, आपको देना होता है एडवांस में। ठीक है, क्या चीज देनी होती है? अब ज्यादा नहीं रहेगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम, ये दोनों चीजें ऐड होती हैं, इसीलिए एक साथ समझो इन्हें। मैं फिर से समझाती हूँ। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब आपके बकाए का खर्चा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए कि आपने कहीं आप किसी घर में रह रहे हो, किसी मकान में रह रहे हो, है ना, ये वाला एग्जाम्पल है। तो वहां पे अगर आपने सपोज करिए कि आपने जो है वो किराया सिर्फ 10 महीने का दिया है, रहे आप पूरे 12 महीने गए, यानी आपने जो है वो 2,000 का, 2 महीने का भी नहीं दिया है आपने। तो क्या आप क्या अपने अकाउंट में खर्चा सिर्फ ये लिखोगे कि मेरा खर्चा तो इस बार सिर्फ 10,000 ही हुआ है, जबकि आपको देने 12,000 है, लेकिन आपने बोला कि मैं अगले अगले साल दे दूंगा, यानी जनवरी में दे दूंगा। 2,000 मेरे पास है, जैसे सपोज करिए मुझे लेके चलिए, मैं रेंट पे रह रही हूँ, साल का पूरा 12 महीने का मैं एक बार देती हूँ, 12,000 रुपए। तो मैंने मकान मालिक से बोला लास्ट में, जब दिसंबर खत्म हुआ, कि देखिए सर मेरे पास ना अभी 2,000 कम है, तो आप सॉरी, या 1,000 कम है या 2,000 कम है, 1,000 कम है, आप नवंबर तक का ले लो, आप नवंबर तक का ले लो पूरा, लेकिन रही तो मैं पूरे दिसंबर तक हूँ ना। तो मैं अपनी डायरी में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बेटा मैं ऐड ही तो करूंगी वो 2,000, जो मेरे बकाया है अगली साल जो मुझे देने हैं। ऐसा थोड़ी ना है, मेरे ना लिखने से मेरा खर्चा कम तो नहीं हो जाएगा ना, देने तो है ही मुझे, इसीलिए ये चीज ऐड होती है। और ये मुझे देने हैं, मेरे पे उधार है, इसीलिए करंट लायबिलिटीज आएगी मेरी बैलेंस शीट में। वही अगर मैं बात करूं अक्रूड इनकम का, देखो मैं
प्रीपेड छोड़ रही हूँ, मैं बाद में समझाऊंगी अभी। अक्रूड इनकम का भी मतलब यही होता है। अब इसका उल्टा कर दो, यानी आपके पास अक्रूड इनकम का मतलब पैसा जो आना है। यानी सपोज करिए कि मैं कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ा रही थी और मैंने पूरे साल भर बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन फीस मेरी आई नहीं, तो क्या मैं अपनी इनकम बेटा यही मान के चलूंगी कि इस साल मुझे 0 रुपए मिले हैं? नहीं ना, मैं पूरी फीस लिखूंगी कि इस साल मान लीजिए मेरे साल की 2,000 फीस थी, तो मैं अपने अकाउंट में लिखूंगी कि 2,000 रुपए मैंने इस साल कमा लिए, चाहे अभी मेरे हाथ में कैश आया हो या ना आया हो, पर मैंने ये लिखा है कि भाई मेरे पास 2,000 मैंने इस साल कमाई की है, कैश मुझे भी आगे मिल जाएगा, हाथ में नहीं आए पैसे, बस मेरी कमाई हो चुकी है। तो यानी आपको ये चीज ऐड करनी ही करनी पड़ेगी बेटा, चाहे आपके हाथ में कैश आया हो, चाहे आपके हाथ से कैश गया हो या ना गया हो, खर्चा तो हो चुका है, यानी आपको वो ऐड करना ही करना है। ठीक है, और ये लाइबिलिटीज ही होती हैं। और अक्रूड इनकम आपका एसेट होता है, क्योंकि ये आपकी कमाई है बेटा, मिलनी तो है ही एक ना एक दिन। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंस। जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना, यानी आपने एडवांस में कोई चीज खर्चा कर दिया हो। एडवांस में मैंने यहाँ किसी को बोला कि चलो तुम सैलरी अगले महीने की भी ले लो, है ना, तो बेटा इस साल तो मैं एडवांस, मान लीजिए मैंने मुझे किसी को सैलरी देनी है, मुझे किसी को सैलरी देनी है, और मैंने उसको साल की सैलरी है उसकी 12,000, मैंने 12,000 की जगह उसको 15,000 दे दिया। तो एक बात बताओ, मैं 12,000 लिखूंगी या 15? मैम ऑटोमेटिकली आप 12 ही लिखोगे, यानी आप डिडक्ट करोगे। 15,000 में से जो मैंने 3,000 फालतू के दे दिए हैं, वो 3,000 में माइनस करूंगी, क्योंकि इस साल का ही खर्चा लिखना है, एडवांस में भला ही हो, इसी साल का लिखना है। तो बस इतना याद रखो, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चलता है कि चाहे मिला हो या ना मिला हो, इस जो जिस साल का खर्चा है उसी साल लिखो, जिस साल की कमाई है उसी साल लिखो। दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, साथ में अगर बात करें अर्न इनकम, ये भी वही चीज है कि अभी आपने कमाई नहीं है, ये वाली इनकम भी वही चीज बोल दी जाती है कि अभी आपने अर्नड है, अभी आपको मिली नहीं है। अर्न इनकम यानी अभी आपने वो चीज कमाई नहीं है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डिडक्ट होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो भी सामान बकाया होता है, जो भी खर्चा बकाया होता है, या जो भी इनकम बकाया होती है, बकाया मतलब जो मिलने वाली है, उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिडक्ट, माइनस करते हैं। और जो चीज हमें मिलने वाली होती है, मतलब हमने एडवांस में दे दिया होता है, चाहे एडवांस का खर्चा हो, चाहे एडवांस की इनकम हो, उसे हम लोग डिडक्ट करते हैं। अब कंफ्यूज कोई नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए मैंने एक साथ बताया है। समझ में आ गया? ऐसे ही अर्न इनकम में भी यही होता है कि सपोज करिए मैंने किसी बच्चे से फीस ज्यादा ले ली, लेकिन मार्च तक की ले ली, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है अभी उसे मार्च तक का, तो पैसे तो आ गए बट अभी कमाई नहीं हुई है ना, तो हम डिडक्ट करके ही लिखेंगे, नहीं तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के दिखेगा। जो चीज है बस वही दिखाओ, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन है, देखो डेप्रिसिएशन हमेशा P&L अकाउंट का डेबिट ही होता है। जितने भी खर्चे होते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितने भी खर्चा होता है वो डेबिट साइड ही आता है। एसेट्स में से हम लोग बैलेंस शीट में इसको डिडक्ट कर देते हैं। ऐसे जो आपका बैड डेट है और प्रोविजन है, वो भी आपके डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और इसको हम लोग सन्ड्री डेटर, जिससे हमारा पैसा बकाया होता है, उससे हम काट देते हैं। अब आता है कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ऐसा होता है ना, कभी कभी ट्रांजेक्शन्स के दो रिकॉर्ड होते हैं, आपको पता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जब तक मैच नहीं करते तब तक आपके सिस्टम सही नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो होता है ना, जिसमें इसमें ना हमें डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं होती, और ये होता है जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी जरूरत होती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, क्योंकि वो लोग ना क्रेडिट डेबिट पे नहीं चलते बेटा, वो सिर्फ परचेज सेल्स डेटर और क्रेडिटर तक ही सीमित रहते हैं। वो लोग अपनी एंट्री डेबिट क्रेडिट वाला नहीं काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपकी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड ये है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। या तो आप ओपनिंग कैपिटल का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रेफर कर लो, या क्लोजिंग स्टेटमेंट का कर लो, या तो ये तरीका होता है, ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इसको आप डबल एंट्री रिकॉर्ड के में कन्वर्ट कर दो। जैसे आप टोटल डेटर अकाउंट बना लो, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना लो, बिल पेबल अकाउंट बना लो, कैश फ्लो समरी बना लो, तो कन्वर्ट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट से कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं
बेटा जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती, जैसे आपके एनजीओज वगैरह होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, तो इनका जो है ना रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, वो रियल अकाउंट होता है। और ये कैश बेसिस पे बेटा मानते हैं, यानी इनके हाथ में जब तक कैश आता नहीं है, जाता नहीं, तब तक ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है। और चाहे कैपिटल रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे पहले का हो, चाहे पुराने का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। वही दूसरा इनका अकाउंट होता है इनकम एक्सपेंडिचर, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी सारे खर्चे डेबिट और सारे इनकम क्रेडिट साइड, लेकिन ये एक्रूअल बेसिस पे होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये कैश पे नहीं होता, ये होता है कि जिस टाइम जो चीज खर्चा हुआ तभी रिकॉर्ड करो, जिस टाइम जो इनकम हुई तभी रिकॉर्ड करो, चाहे हाथ में पैसा हो चाहे ना हो। ये इस चीज पे होते हैं, और ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही खर्चा और रिसिट्स को रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब आता है कैपिटल फंड्स। कैपिटल फंड्स जो है इसको जनरली रिप्लेस किया गया था, इसको बोलते हैं जनरल फंड। इसका फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। अब आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने डेटा को स्टोर करना, कलेक्ट करना, मैनेज करना, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। ये एक रॉ डेटा को कन्वर्ट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले पीपल। पीपल का मतलब जो लोग इसे यूज करते हैं, जैसे सिस्टम यूजर, अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर्स यूज करते हैं। प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस का मतलब कौन कौन से मेथड इसके अंदर यूज किए जाते हैं। मैनुअल हाथ से यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिक यूज कर रहे हो, किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। फिर आता है डेटा। डेटा मतलब सेल्स, परचेज, क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर। कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जैसे टेली यूज किया जाता है ना, ओरेकल यूज किया जाता है। हार्डवेयर। हार्डवेयर जिसे आप टच कर सकते हो, आपके फिजिकल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क्स, इक्विपमेंट्स। और इंटरनल कंट्रोल, आपकी सिक्योरिटी, अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारी रूल्स रेगुलेशन जो अंदर हैं कंप्यूटर के। अब आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो डिवाइड किया गया है सिस्टम और एप्लीकेशन, दो टाइप्स में। ठीक है। सिस्टम और एप्लीकेशन, और उसके अंदर भी ऑपरेटिंग और यूटिलिटी है। वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर को चलाने का सबसे मेन काम इसी का होता है। दूसरी चीज, ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे आप लोग जिसे टच करते हो, सीपीयू, माउस, उसके बीच और आपके बीच में ये एक तरीके का पुल है, ब्रिज है। ठीक है। इसका फंक्शन यही होता है मेमोरी मैनेजमेंट का करने का, फाइल को मैनेजमेंट करने का, सिस्टम सिक्योरिटी, जैसे आपकी विंडो 11 है, एंड्रॉयड है, ये सारी चीजें। दूसरा होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी वो होता है बेटा प्रोग्राम जो आपको मेंटेन करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का काम होता है मेंटेन कराना, ताकि स्मूथ चले आपके सारी चीजें। जैसे टाइम टू टाइम आपके सारे कंप्यूटर को साफ कर देना, डिस्क क्लीन अप करना, वायरस को स्कैन करना, आपका डेटा बैकअप कर देना, ये सारी चीजें। तो इसके लिए जैसे एंटीवायरस बनाए गए हैं, बैकअप यूटिलिटीज हैं, ये सारी है यूटिलिटी। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप पेंट करते हो तो आपके लिए पेंट बनाया गया है ना। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल के लिए बनाया गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है। अगर आप स्पेशलाइज बनाना चाहते हो अपने लिए तो टैली बना हुआ है, बिजी अकाउंटिंग है, तो ये सिर्फ अकाउंट्स का ही काम करते हैं। इसमें स्टेजेस होते हैं। ठीक है। स्टेजेस में सबसे पहले नीड असेसमेंट एंड फिजिबल स्टडीज, यानी आपको देखना है कि आपको काम क्या है कंप्यूटर का, क्या रिक्वायरमेंट है, आपके गोल्स क्या हैं, क्या चाहिए आपको। फिर आपको सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर चाहिए, बने बनाए चाहिए, या अपने हिसाब से बनवाना है आपको। फिर हार्डवेयर एक्विजिशन आपको देखने पड़ते हैं, भाई नेटवर्क कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क स्टेशन, सिक्योरिटी, कंप्यूटर, सब कुछ देखना है। फिर आपको अपना डेटा माइग्रेशन एंड मास्टर सेटअप करना है, यानी आपको अपना पुराना डेटा जितना भी कस्टमर्स की प्रोफाइल्स वगैरह सबको नया नए आपको लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर डालने पड़ेंगे। फिर टेस्टिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी आपको यहाँ पे दोनों चीजें साथ में काम करनी, मैनुअल भी करो हाथों से भी और कंप्यूटर से, और चेक करो कि दोनों में कितना डिफरेंस है, और दोनों से साथ में काम करके आपको पता चल जाएगा कि कौन बेहतर है। फिर यूजर ट्रेनिंग एंड गो लाइव, फिर आपको ट्रेनिंग सेशन देने पड़ेंगे आपके स्टाफ को, ताकि वो चलाना सीख जाए। ठीक है। फिर साथ ही साथ आपको डेली मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बैकअप, आईटी टीम्स वगैरह होती हैं जो कंटिन्यू अपडेट वगैरह करती हैं।